है सीधा संवाद का विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है शहर के प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक्स अस्थि एवं जोड़ मांसपेशियां विशेषज्ञ डॉक्टर रुद्र द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि पीपीटी, एमपीटी, ऑर्थोपेडिक्स अस्थि जोड़ एवं मांसपेशियां विशेषज्ञ और कई लोगों को जिस तरीके से आज के दौर में भौतिकता भरे जीवन में ये जो समस्याएं आ रही हैं उन पर किस तरीके से ठीक होना है, समस्या आने के पहले हमें कैसे जागरूक रहने हैं, और जो बीमारियां हैं उनके बारे में विशेष तौर से जो भौतिक चिकित्सा और संदर्भ में हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, इस विशेष कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो हम अगर आज का एक जो दौर है, जिस तरीके से ये जो बीमारियां चल रही हैं, उसमें मतलब फिजियोथेरेपी है क्या और इसका क्या महत्व है? जी, फिजियोथेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो सीधा है भौतिक चिकित्सा। ये शरीर की चिकित्सा को लेकर के है। आजकल की जीवन शैली में ये देखा गया है कि लोगों को हर काम जो है चुटकियों में चाहिए। हो ये रहा है कि लोग अपना खान पान तो सुधार ले रहे हैं, पर शारीरिक मेहनत जो है वो नहीं होने पा रही है, और शारीरिक मेहनत का कोई विकल्प भी नहीं है। तो होता यूँ है कि जब आप पैदल चलना कम कर देंगे, शारीरिक मेहनत कम करना कर देंगे, तो कुछ रोग ऐसे हैं जो अपने आप धीरे धीरे जो है पनप जाते हैं। लैक ऑफ मसल वर्क, अगर आपकी मांसपेशियां सही से नहीं चल रही हैं, जोड़ सही से नहीं चल रहे हैं, तो समस्याएं अपने आप पैदा हो जाएंगी। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है कि अगर आप चल नहीं रहे तो हम चलाएंगे, जिसको पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। कई ऐसे मरीज होते हैं जैसे पैरालिसिस वाले, वो अपने आप से जो है कर नहीं पा रहे हैं, मांसपेशियां वीक हो जा रही हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको जो है पैसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये ऐसी एक्सरसाइज है, कसरत है कि जो एक लेटे हुए बेड रिडन पेशेंट को भी जो है हम कराते हैं और मांसपेशियों को जो है मजबूत करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो उपचार की बात हुई जी। जो सबसे ज़्यादा अगर हम मांसपेशियों की बात करें, अस्थि की बात करें, जो अभी भौतिकता भरा जीवन है, ऐसे में ये इलाज काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। हमें आप बताएं कि खासतौर से हम अगर बात करें जो अभी युवाओं में प्रॉब्लम हो रही है, और ख़ासतौर से तो देखें वहाँ सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस है, कई तरीके की जो बीमारियाँ आ गई, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? जी। अगर हम निदान पर तो जाए, लेकिन उससे पहले कारण और ये जो समस्या के जनक है वो क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो समस्या है वो पहले बुजुर्गों में ज़्यादा दिखाई देती थी, है ना। होता ये था कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 33 वर्टिब्रा जिनको कहते हैं, गुरिया कहते हैं, उनसे मिलकर के बनी रहती है। जो गर्दन का हिस्सा रहता है, उस गर्दन में 7 वर्टिब्रा होती हैं, 7 गुरियाँ रहती हैं, जिनको मेडिकल भाषा में सर्वाइकल कहा जाता है। जी। तो वही सर्वाइकल अगर समस्या बन जाती हो तो आगे चल कर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बन जाता है, जिसमें कि उसके वर्टिब्रा के अराउंड में छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े जमा हो जाते हैं, जो गर्दन को प्रॉपर घूमने से रोकते हैं। नीचे ऊपर साइड में जो गर्दन का मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उन ऑस्टियोफाइट्स की वजह से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके बीच में डिस्क रहती है, जो डिस्क के आगे पीछे या सेंट्रल में खिसक जाने की वजह से, कैरम की जैसे गोटी रहती है उस तरह से एक डिस्क रहती है हर एक वर्टिब्रा में, तो उसके खिसकने की वजह से बगल की जो नर्व्स हैं, जिसको सामान्य भाषा में नस कह देते हैं, उसका दबाव हो जाता है, और वो दबाव जो है गर्दन से लेकर के उसकी सप्लाई हाथ तक जाती है। दबाव होता है गर्दन में और दर्द होता है हाथ में। ये अब सवाल पैदा होता है, ये समस्याएं किनको होती है? ये समस्याएं जिनका भी टेबल वर्क है, जैसे सिटिंग जॉब है, लिखा पढ़ी वाला जॉब है, या कंप्यूटर वर्क है, या टेलरिंग वर्क है जिसमें गर्दन झुका करके कर रहे हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा हो रही हैं। और एक आजकल जो समस्या है मोबाइल देखने की, लोग घर पे लेटे हुए हैं सोफ़े पे,
मसलन रख के, गर्दन रख कर, तकिया रख कर के लगातार 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, उनको पता नहीं चलता कब उनकी जीवन शैली जो है बदल गई है और कब उनको जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुरू हो गया है। इस समस्या का एक नया नाम है नेक सिंड्रोम। जी, नेक टेक्स्ट सिंड्रोम। लगातार आदमी जो है घंटों मोबाइल चला रहा, देख रहा है, और जब उठा तो उसकी मांसपेशियां जो हैं पूरी जकड़ गई हैं और जो सर्वाइकल है, गर्दन है, उसका मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो गया जी, और ज़्यादा लंबे समय तक होने पर। तो इसमें फिजियोथेरेपी जो है बहुत ही बुरी आदतें हैं या फिट हैबिट, जी बड़ा कारण होता है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये समानतः आप मोबाइल चलाइए, ये टीवी चलाइए, मगर गर्दन का मूवमेंट भी ज़रूरी है। आप एक निश्चित पोजीशन में बैठ कर के लैपटॉप पे अपना काम कर सकते हैं, या मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल भी एक निश्चित दूरी पे जो है, एक निश्चित डिस्टेंस पे, और गर्दन भी जो है आपकी सीधी रहे और आप मोबाइल देख सकते हैं और अपने काम भी कर सकते हैं। चूँकि आजकल ज़्यादातर काम जो है मोबाइल पे और कंप्यूटर पे हो रहा है, तो लोगों की ये मजबूरी भी रहती है कि काम करना भी ज़रूरी है और ये देखने, तो उसके भी अपने अपने तरीके हैं। आप लेट करके बहुत ज़्यादा गर्दन झुका करके काम न करें, और बीच बीच में गर्दन को भी दाहिने बाएं नीचे ऊपर और मांस घुमाते रहें, ताकि वो मांसपेशियों में जो है मसल वर्क हो जाए, एक मांसपेशी जो है सामान्य स्थिति बनी रहे, मसल में स्पाज्म ना होने पाए, मसल्स कड़ी ना होने पाए, है ना, मसल्स की जो है मूवमेंट बना रहे, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहे। डॉक्टर एक चीज़ और समझ में आती है कि कभी कभी अमूमन क्या होता है, जब इस बीमारी की शुरुआत होती है तो शुरुआती के तौर पर हमें वो छोटे छोटे सिम्टम्स दिखते हैं, छोटे छोटे लक्षण दिखते हैं, ऐसे हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। लेकिन जब वो एक विकराल रूप ले लेता है, वहाँ जब हम फिर चेक करवाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये बीमारियाँ होंगी। जी जी। ऐसे में जो रोगी है, जो व्यक्ति, उसको कैसे शुरुआती जो लक्षण है कि उसको महीने 2 महीने में ही पता चल जाए कि मुझे ये समस्या होने लगी, कैसे वो अपने आप को डायग्नोज कर सकता है? देखिए, शुरुआती दौर में ही जब आप कई देर तक गर्दन को मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपको एक हल्का पेन यहाँ पर शुरू होने लगेगा। गर्दन, आपको गर्दन घुमाने में जो है तकलीफ़ होने लगेगी। सुबह सो कर के आप उठेंगे तो एकदम से नहीं उठने पा रहे, गर्दन जो है थोड़ा सा जकड़ी रहती है। इस दौरान ही आप तुरंत जो है जा कर के अपने भौतिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपी, क्योंकि इसमें फिजियोथेरेपी ही जो है सबसे अच्छा और कारागार इलाज है, तो आप जो है तुरंत जा कर के सलाह लें, और उसमें हो सकता है 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का ट्रीटमेंट लेना पड़े, और आपको प्रिकॉशन बता दीजिएगा। मेरा मानना है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप समय रहते सावधानी बरत लेंगे तो जो आने वाली समस्याएं हैं वो समस्याएं आएंगी नहीं। डॉक्टर साहब, यदि समय पर इसका इलाज ना कराया जाए या एक संयम ना बरता जाए तो इसका विकराल रूप और अंतिम रूप क्या होता है सर्वाइकल? इसका विकराल रूप ये होता है कि गर्दन का जो मूवमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। मतलब आपकी गर्दन अगर इतना घूम रही है तो वो 5% 10% ही मूवमेंट होगा, नीचे ऊपर, मतलब कुल मिलाकर के जॉइंट जो है स्टिफ हो जाएंगे, नस पे दबाव आएगा, चक्कर आएगा, कई चीज़ें इस तरह से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हाँ। जी डॉक्टर साहब, अमूमन ये भी देखने में आता है कि जब भी हमें छोटी छोटी समस्याएं होती हैं तो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। जी जी। जो ड्रग होते हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में चूँकि भौतिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपी और जो भी एक्सरसाइज इसके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो लोग दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, दवाई जो है आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं उनकी ही देख रेख में लें। और होता ये है कि आदमी एक बार मेडिसिन के डॉक्टर से जो है दवाइयाँ लेकर के आ गया और उसी पर्चे को जो है वो साल भर तक उस दवाइयों को लेते रहता है, और अपने करीबियों को भी उसी पर्चे के आधार पर जो है दवाई देते रहता है। पर होता ये है कि मेडिकल साइंस में हर एक दवाइयों की एक निश्चित डोज है, और जहाँ तक दर्द निवारक दवाइयों की बात करें तो जो दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक इंजेक्शन होते हैं वो आप लंबे समय तक अपने से नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। वो किसी भी मर्ज का निदान नहीं है, इलाज नहीं है, वो सिर्फ दर्द से राहत देने का एक
संसाधन मात्र है। नुकसान। हाँ, कि आप उस जो है अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप कुछ समय तक ये टैबलेट ले लें, ये इंजेक्शन ले लें, तो आपको जो है उस दर्द से राहत मिल जाएगी। सामान्यतः उससे आप संपूर्ण इलाज नहीं ले सकते हैं। इसलिए मेडिसिन के डॉक्टर से सलाह लेकर कि सर कितने दिनों तक लिए जाए, और बहुत लंबे समय तक दवाइयों का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल और साइटिका जी जी कि बड़ा कशमकश में रोगी रहते हैं कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है, और दोनों का इलाज एक तरीके से होता है या दोनों में भिन्नता? नहीं, दोनों बिल्कुल, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। सर्वाइकल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल जो है गर्दन को ही मेडिकल भाषा में सर्वाइकल कहते हैं, और यहाँ से उपजी हुई जो समस्या है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहलाती है। इसके ठीक विपरीत जो साइटिका होती है वो कमर से एक साइटिक नर्व निकलती है। कमर में भी वर्टिब्रा होती हैं, वहाँ पे भी 5 वर्टिब्रा होती हैं, तो वहाँ से L3, L4, L5 से जो है साइटिक नर्व निकलती है। वो नर्व जो है जांघ के पीछे हुए, ये थाइज मसल से पीछे हुए होते, काफ मसल से लेकर पैरों तक जाती है दोनों तरफ। उस साइटिक नर्व का दब जाना ही साइटिका कहलाता है। जी जी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अचानक से आपने वजन उठा दिया, आप की क्षमता उतनी नहीं है 50 किलो वज़न उठाने की, आपने अचानक से सिलेंडर उठा दिया, कोई वजनी चीज़ उठा दी, तो होता ये है मसल्स जो है आपकी टाइट हो जाती है, डिस्क जो है खिसक जाती है और जा कर के उस नस को दबाने लगती है। तो अचानक से वज़न उठाना, कभी गिर जाना, लॉन्ग स्टैंडिंग में काम करना, लॉन्ग ड्राइव करना, ऑटो रिक्शा वाले, 2 व्हीलर वाले, पुरानी गाड़ियां रहती हैं, रोड ख़राब है फिर भी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर डे चला रहे हैं, धीरे धीरे उनकी स्पाइन पे जर्क पड़ता है। चूँकि जर्क जो है डिस्क एक ऐसी चीज़ होती है, गद्दी जो मैंने बताया, वो ये शॉक जो लगता है, जो झटके लगते हैं रीढ़ की हड्डी में, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, मगर लगातार झटके लगने की वजह से डिस्क जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो कि बगल की जो नर्व है उस नर्व को जा कर के दबाने लगती है। किस नर्व को? साइटिक नर्व को। साइटिक नर्व को दबाने लगती है और वही जो है साइटिका कहलाता है। साइटिका की यदि बात करें तो क्या इसका उम्र से कोई तकाजा है, या उम्र से कि इतने उम्र तक के लोगों को ज़्यादा होने की संभावना है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो किसी भी उम्र में हो जा रहा है। मेनली जो है 18 ईयर से लेकर 18 साल से लेकर के उसके ऊपर वालों में जो है ज़्यादा होता है। 18 से लेकर के 30 साल 40 साल के यंग एज वालों को ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा जोर आजमाइश और ज़्यादा चलना फिरना उन्हीं का होता है, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, 18 साल से कम वालों में। डॉक्टर साहब, अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें, क्योंकि क्लिनिक हम अगर ट्राइबल में बात करें तो शहर में तो उपलब्ध हैं ये थेरेपी सेंटर, लेकिन गांव में नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या क्लिनिक में जाके ही ठीक हुआ जा सकता है, या और आगे कुछ? नहीं, इसकी व्यवस्थाएं हैं। वो लोग जो क्लिनिक में नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसी समस्या है, जैसी उनकी बीमारी की गंभीरता है, उस समय निर्णय लिया जाता है कि इसको जो है कितना समय लगेगा ठीक है। अगर समस्या गंभीर नहीं है तो 2-4 सीटिंग में ही हम लोग उनको ऐसी कुछ एक्सरसाइज, घरेलू उपाय बता देते हैं कि उनको जो है क्लिनिक डेली ना आना पड़े। और अगर कभी ऐसी अव्यवस्था रहती है या वो पैरालाइज्ड पेशेंट है, आ नहीं पा रहा है, तो हम उसके घर पर भी जा कर के मशीनों के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा उपचार दे देते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब, तमाम चीज़ों के बीच हम जो देखते हैं शरीर में जो केमिकल का असंतुलन है, जी जी, कभी कभी जब नर्व में या शून्यता या झूमता आती है, जी जी, कभी कभी वो वजह नहीं होता कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या कोई और बीमारियां हैं, तो क्या इसमें जो केमिकल का समीकरण बिगड़ना भी एक बड़ा कारण होता है? हाँ, केमिकल का इम्बैलेंस भी जो है वो होता है शरीर के अंदर। जिंक, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इनकी प्रचुर मात्रा में भी होना ज़रूरी है। कभी कभी ये हो जाता है कि आदमी दैनिक दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने खान पान को लेकर के वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है। कई लोग दिन में 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीते हैं, जिससे मसल्स के अंदर जो पोषक तत्व उनकी कमी आ जाती है, और जो है उनको
मसल्स के अंदर क्रैम्प, शोल्डर में क्रैम्प, थाइस में क्रैम्प से इन द सेंस कि एक ऐंठन वाला दर्द महसूस होता है और वो समझ नहीं पाते कि ये कोई उनको समस्या है या माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो उस दौरान जो है शरीर के अंदर केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है और उनको जो है ये समस्या महसूस होने लगती है। तो बेहतर ये है कि समय रहते जो है शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी प्रतिपूर्ति कर ली जाए तो वो समस्या का समाधान हो जाता है। सबसे बड़ा जो कारण है उनमें पानी है। लोग सामान्यतः ठंड के दिनों में देखा जाए तो पानी लेने की मात्रा जो है बहुत कम कर देते हैं और एक ये समस्या पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति स्वस्थ है क्या उसको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है? फिजियोथेरेपी क्या इसलिए भी लेना चाहिए कि भविष्य में उसे कोई दिक्कत ना हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है। लोग सामान्यतः ये सोचते हैं कि किसी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम तभी जाएं जब कोई समस्या हो, मगर समय बदल चुका है। आप जो है जैसे पहले मैंने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, समस्या आने के पहले ही आप जो है सतर्क रहें। तो उसके पहले आप जा कर के फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे डेली 20 मिनट 25 मिनट एक्सरसाइज होती है, वॉकिंग होती है, वो आप कर लें। शरीर के जितने भी जॉइंट्स है, ये डिजिटल टू प्रॉक्सिमल जॉइंट जितने भी हैं उन सभी जॉइंट्स को 20-20 25-25 बार सुबह अर्ली मॉर्निंग में घुमा लें। बीच में थोड़ा वर्कआउट कर लें, थोड़ा शाम को वर्कआउट कर लें। वो एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो समस्याएं जो हैं आपकी आएंगी नहीं। जॉइंट्स और मसल्स जो हैं दोनों फ्लेक्सिबल रहेंगे, दोनों में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आपने एक्सरसाइज की बात करी। कभी कभी एक्सरसाइज भी लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। जी। जो हमारे दर्शक हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज में, बॉडी को मेंटेन करने में, हेल्दी करने में एक पसीना बहाते हैं। जी। ऐसे में क्या क्या सावधानियाँ उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए क्या है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि अनट्रेंड लोग जो है लोगों को एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज करने के पहले भी एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है। जी हाँ, कि हर एक व्यक्ति की जो क्षमता एक जैसी नहीं होती कि हर एक व्यक्ति एक जैसी एक्सरसाइज कर ले। एक ही उम्र के दो लोग हैं, दोनों की शारीरिक क्षमताओं में विभिन्नता देखी गई है। तो उसके पहले बेहतर ये होता है कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो टेस्ट कर लें। फिर आपकी उम्र क्या है, वज़न क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, उस हिसाब से जो है उनकी एक्सरसाइज तैयार की जाती है। पर होता ये है कि आज के आपाधापी जीवन में कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि मुझे 3 महीने के अंदर अपनी बाइसेप्स बनानी है, ट्राइसेप्स बनानी है, बिल्कुल हैवी बॉडी दिखनी चाहिए। कई लोग तो इंजेक्शंस का भी यूज करते हैं। जी, इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस रहते हैं और डोपिंग वगैरह के इंजेक्शंस रहते हैं। वो जो है हानिकारक इंजेक्शंस रहते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हैं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के साथ में ही एक्सरसाइज करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनको बात में या हर दिन कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं खेलते वक्त, ऐसे में जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि लिगामेंट्स की बात कर रहे हैं या जो भी जोड़ होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जी। तो जब ट्राइबल की, मैं एक बार फिर ट्राइबल पे जाऊंगा, कि जब वहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो ऐसे में किन बातों का ध्यान हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको रखना चाहिए, जो नए खिलाड़ी? बहुत बढ़िया। इसके लिए तो देखिए कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए आप सबसे पहले, अगर आपके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है तो आप शरीर को जो है एक्सरसाइज करने के लिए तैयार करें। शरीर को आप कैसे एक्सरसाइज के लिए तैयार करेंगे? जो सब पहला नियम है, किसी भी एक्सरसाइज को करने के पहले आप वार्म अप हो जाइए। वार्म अप होने का तरीका होता है, वो एक लंबा डिस्कशन है, फिर भी यहाँ पे बता दूंगा। वार्म अप होने के पहले मतलब शरीर को जो है तैयार किया जाता है, वार्म किया जाता है। कुछ थोड़ा सा उछल कूद करके, थोड़ा सा जंपिंग करके, थोड़ा सा जॉगिंग करके, ये करके जो है शरीर को रेडी टू एक्सरसाइज के लिए करने के लिए तैयार किया जाता है। और जो है वो आप करेंगे
तो अचानक से शरीर के अंदर कोई ऐसे बदलाव आपको दिखाई नहीं देंगे, कोई मसल्स में स्पाज्म नहीं होगा, मसल्स में खिंचाव नहीं होगा, और आप लंबे समय तक जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं और खेल सकते हैं स्पोर्ट्स। डॉक्टर साहब, अस्थि, मांसपेशियाँ और स्वस्थ शरीर के लिए प्राणायाम और आसन कितना महत्वपूर्ण है? प्राणायाम और आसन जो है कुछ हद तक ही है, इसे आप किसी विशेषज्ञ के समक्ष ही करेंगे तो ही इसका लाभ है, मगर इनसे आपकी जो है मसल्स डेवलप नहीं होंगी, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। योग और आसन का अपना अलग महत्व है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से भौतिकता भरे जीवन में और आपाधापी भरे जीवन में आप थेरेपी का कितना महत्व है, और उसके पहले हम अगर अस्थि की बात करें, मांसपेशियाँ की बात करें, यदि उन्हें स्वस्थ रखना है, कुशल रखना है, और निश्चित रूप से ये स्वस्थ शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि इनमें कोई गड़बड़ी हुई तो निश्चित रूप से हमारा पूरा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। डॉक्टर रुद्र द्विवेदी जी बात कर रहे थे और विभिन्न प्रकार की उन्होंने जानकारियाँ दी, जागरूकता भरे लहजे में उन्होंने एक परिचय भी कराया। डॉक्टर साहब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और ख़ास तौर से जो जिस चीज़ के आप विशेषज्ञ हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में और कुछ बेहतर जानकारियों के साथ हम डॉक्टर साहब को आपके बीच लेकर आएंगे, लेकिन आपके सवालों के साथ। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।